जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज वर्ष का पहला दिन है, यानी 2022 का पहला दिन है। तो मैं आप सभी को जो है न्यू ईयर की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां भी देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप इस वर्ष में कुछ नया करके दिखाएंगे, बिल्कुल कमाल करके दिखाएंगे। यानी यह जो वर्ष होगी 2022 आपके जीवन की द बेस्ट ईयर साबित हो जाएगी। आप इस वर्ष में जो है जरूर अपने जिस एग्जाम में बैठेंगे टॉप करेंगे, बढ़िया से बढ़िया स्कोरिंग करेंगे। यानी आपके लाइफ के लिए जो है ये द बेस्ट ईयर हो, ये हमारी दिल से दुआ है, दिल की गहराइयों से जो आपको आशीर्वाद है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। यानी मॉडल सेट 2 के से जो है आज हम लोग परिचित होंगे। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगी और 20 जो है बच्चों 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे और उस 20 में से जो है मात्र आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है और 6 जो है 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे जिसमें से किसी 3 क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना है। तो अभी फिर से जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग चलते हैं। सारे कंडीशंस आपके साथ इंस्ट्रक्शन पेपर में लिखे रहेंगे और हमारे स्क्रीन पर भी है, आप देख लेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। मुझे विश्वास है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं और जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। कह रहा है कि किस आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर। बताइए, अगर कोई चार्ज जो है प्लेन कंडक्टर है, यानी कोई प्लेट है, चार्ज प्लेन शीट है, तो इसके नज़दीक में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। सोचो बच्चों, अगर इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसके नज़दीक यानी पतले चादर के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट होता है। अगर यही ये चादर जो है काफ़ी मोटा कर दिया जाता है, यानी कि मोटे चादर की अगर बात चलती है, तो उस कंडीशन में आपको याद है कि सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। लेकिन तत्काल हम लोग पतले चादर की बात करेंगे। अगर मान लीजिए इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो पतले चादर के लिए सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट आप याद रखेंगे। बट अगर साफ साफ लिखता है कि मोटे चादर के लिए, तो अब आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, अदरवाइज आप ऑप्शन नंबर बी के साथ रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। पहले मॉडल सेट में भी हम लोग इस क्वेश्चन को देखे थे, फिर से देखते हैं। कर कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, आप बताओगे। हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है माइनस dV बाई dr के बराबर होता है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। यानी आप ढूंढो, इसमें ऑप्शन आपको मिल गया होगा, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन। बहुत शानदार ऑप्शन नंबर हम लोग ए के साथ ही रहेंगे, यानी माइनस dV बाई dr, यानी चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और ये निगेटिव वैल्यू होता है जो कि ये दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। फिर चलो ये देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन। करेंगे 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता बताना है आपको, यानी कैपेसिटी बताना है किसी स्फेरिकल बॉडी की और उसकी रेडियस कितना है। मान लो बच्चों कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस कितना है, यानी आर का वैल्यू दिया है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर, तो तुम जब इसको मीटर में बदलोगे तो 9 गुणे 10 के पावर 3 मीटर हो जाएगा बच्चों। और इसके कैपेसिटी का फॉर्मूला याद करो तुम, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू आप कमेंट करके भी बता सकते हो। ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है बच्चों 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 और आर का वैल्यू आप देखोगे यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये मीटर में दिया है। और कैपेसिटी का ऐसा यूनिट जो है फराड में होता है। तो हम लोग ये देखेंगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 10 के पावर जो है आप यहाँ देखोगे 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो -9, आप पहले से +3 है ये फराड। यानी कुल मिला के आप देख सकते हो कि 10 के पावर -6 फराड और 10 टू द पावर -6 को बच्चों हम लोग, यानी 10 टू द पावर -6 को हम लोग, ये 10 टू द पावर -6 को हम लोग 1 माइक्रो फराड भी कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन दिख गया होगा। क्या खूबसूरत आंसर है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना।
तो आप इसको खूब रिवीजन करेंगे, खूब प्रयास करेंगे। देखिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और बिल्कुल प्रयास तो करना ही है। हर संभव आप जो है ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो आप प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें, रिवीजन ही कल्याण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबू मेरे, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होती है, याद करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है। अगर मान लो कि दो प्लेट है, इसके बीच की दूरी डी है, प्रत्येक प्लेट का एरिया बच्चों हम लोग ए लेते थे, याद करो। अगर प्रत्येक प्लेट का एरिया ए है तो इस कंडीशन में इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला याद करो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। अब सोचो अगर इसमें हम लोग कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इप्सिलॉन आर है, तो याद करो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो इप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाता था इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू ए बटा डी। और मिला लो, आप अपना आंसर मिला लो, देख लो कौन ऑप्शन सही है। यानी हम लोग इसमें भी ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप देखेंगे इसको। और फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी, यानी रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है बच्चों जी, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध यानी वोल्ट रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर के रेसिस्टेंस को हम लोग वी से इंडिकेट करें। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, अब आपको बताना है। एक, गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस कैपिटल जी है और वोल्ट मीटर के रेसिस्टेंस जो बच्चों वी है, तो आपको बताना है कौन सही है। याद करो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। याद करो हम लोग किसी गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते थे तो उसके सीरीज में एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस जोड़ते थे, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस, यानी एक बड़ा रेसिस्टेंस जोड़ते थे, और ये पूरा इक्विवेलेंट मिल करके जो है वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस होता है। तुम देखो यानी वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होगा, यानी रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो होगा जी प्लस आर होगा, यानी वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हमेशा गैल्वेनोमीटर से बड़ा होता है। तो देखोगे आप यहाँ पर भी, यानी रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो है ग्रेटर देन होगा रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आप याद रखोगे, है ना बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज का अप्लाइड फॉर्म कह रहा है कि विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर, फिर कह रहा है कि वोल्ट मीटर, फिर कह रहा है मीटर ब्रिज, और फिर कहता है गैल्वेनोमीटर। याद करो मीटर ब्रिज बिल्कुल जो है यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का अप्लाइड फॉर्म है कि नहीं। मीटर ब्रिज का लंबाई तुम जल्दी से कमेंट करके बताओगे, मीटर ब्रिज का लेंथ कितना होता है। याद रखना बच्चों, मीटर ब्रिज का जो लेंथ होता है वह बिल्कुल 1 मीटर का लेंथ होता है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है अप्लाइड फॉर्म होता है। आप याद रखोगे, बड़ी शानदार क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते कर कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। बताओ, कर कि कोई वायर है उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है। तो याद करो अगर हम लोग तार का रेसिस्टेंस पूछता तो हम लोग क्या करते थे, तो रेसिस्टेंस की अगर बात करता तो हम लोग बात करते कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर जो है यानी आर जो है बच्चों डिपेंड करता है किसके, तो लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नेचर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जानते हैं कि रो जो है, रो का वैल्यू होता है कितना बच्चों, आर इंटू ए बाई एल, और यदि ए और ए का भी वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर भर दें और एल का भी वैल्यू 1 मीटर भर दें तो रो का वैल्यू आर होता है। यानी ना तो ये एरिया पर डिपेंड करता है ना लेंथ पर डिपेंड करता है, ये केवल और केवल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये बातें आपको जो है स्पष्ट रूप से आपके शिक्षक आपके सामने रखे होंगे, और है भी बहुत आसान चीज़। तो किसी भी वायर का जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर जो होता है बच्चों, वह केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर और फिर उसके टेम्परेचर पर भी। जबकि इसमें ऑप्शन में लेंथ दिया है, डायमीटर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया, मास दिया है, इन तीनों पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। चलो फिर देखो कह रहा है कि क्रिचॉफ्स के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। आप बताओ, पॉइंट लॉ, ज्वाइंट लॉ, जंक्शन लॉ। आप याद करो कि क्रिचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ यानी केसीएल में क्या संरक्षित रहता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट मॉडल सेट में देख चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि केसीएल में क्या कंजर्व रहता है। बताओ केसीएल की अगर मैं बात करूं
तो केसीएल में हम लोग पढ़े थे कि केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ में बच्चों चार्ज कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, तो एनर्जी। तो केसीएल में चार्ज कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, आप याद रखोगे चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, बहुत शानदार क्वेश्चन करता है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। देखो कह रहा है कि समरूप होती है, त्वरित होती है, एक रूप औसत होती है और अवमंदित होती है। ये देखो इसमें बच्चों हालांकि इसके ऑप्शन में थोड़ी सी जो है यानी कि बहुत सूटेबल ऑप्शन कोई भी नहीं दिख रहा है, बट फिर भी हम लोग सी के साथ चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन ये वेलोसिटी जो होती है ड्रिफ्टेड होती है। ड्रिफ्टेड होने का मतलब है कि वो एक्सेलरेट होती है, फिर कोलिजन होता है, फिर रुक जाती है, फिर एक्सेलरेट होती है, फिर कोलिजन। इस तरह से वह एक एवरेज स्पीड से चलती है यानी, बट उसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अगर इसमें ड्रिफ्ट स्पीड होता तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता, बट हम लोग फिर भी इसमें सी के साथ चलेंगे, यूनिफॉर्म एवरेज के साथ। कह रहे क्या कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, इसको भी आप मॉडल सेट 1 में पढ़ चुके हो। परिपथ की शक्ति बताओ, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट याद करो। पावर का फॉर्मूला होता है कितना बच्चों, तो वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क को हम लोग जो है ऐसे I² RT आप बाई टी भी लिख सकते हैं, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आप I² R भी ले सकते हो। और इस I को फिर याद करो I×R, और फिर देखो इस I को I×R को हम लोग V लिखते हैं, और इस V को बच्चों हम लोग V/R और इंटू V यानी V²/R भी लिखते हैं। तो P का यहाँ जो ऑप्शन दिखाया गया है आप देखोगे कि पावर जो है सर्किट का कितना हो जाएगा, तो V²/R। यानी ये भी क्वेश्चन हम लोग जो है फर्स्ट मॉडल सेट में देख चुके हैं, बट फिर भी आप एक बार देख लो। देखिए आपके स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल का मान बताना है कि कौन सा बल होगा। यानी कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर देते हैं तो उस पार्टिकल्स पर कितना फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू आपको बताना है। याद करो लॉरेंज फोर्स का मैग्नेटिक पार्ट, यानी कि जब भी हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो याद करो Q×V/B होता है। और मुझे विश्वास है कि आपको आपका आंसर दिख गया होगा, Q×V/B। यानी इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, और बड़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको याद रखोगे। बच्चों बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप कमेंट करके जल्दी से जल्दी आंसर दोगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये मजा आ जाएगा। देखो कह रहे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बता देना। बताओ चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स याद करो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी मैं तुमको बता दूं कि इसका यूनिट टेस्ला होता है, और एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, और इसको एक वर्ड में हम लोग बच्चों वेबर कहते थे। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। याद रखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आप इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल पेपर के मूड़ी में छेद करके आना है। देख लो कितना शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन कह रहा है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है, बताओ ओनली रेसिस्टिव सर्किट की बात कर रहा है, जिसमें केवल प्रतिरोध होता है, कह रहा है कि उसका शक्ति गुणांक बताना है। कह रहा है क्या कि पावर फैक्टर, आपको क्या बताना है बाबू मेरे, पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस ओनली, यानी केवल रेसिस्टिव सर्किट में। तो तुम याद करो जिस सर्किट में केवल रेसिस्टेंस होता है, यानी कि उसमें यानी रेसिस्टेंस केवल हो, तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों, यानी वोल्टेज और नेट करंट के बीच का एंगल अगर मैं बोलूं, यानी कह लो कि फेजर डिफरेंस कितना होता है, तो 0 होता है। और cos फाई को ही बच्चों हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ cos फाई का वैल्यू बोलेंगे तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। यानी आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चलोगे। बहुत बच्चों का बड़ी खूबसूरत जवाब आ चुका है। मजा आ रहा ना क्वेश्चन देख के, बस ऐसे ही मजे लेते चलो, एग्जाम में भी ऐसे ही मजे लेते निकल जाओगे, एकदम बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सब क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फिर देखो ये कह रहा कि प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है, बताओ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताना है। कह रहा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू, बताओ तुम याद करो
IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कह दे, या वर्चुअल वैल्यू कह दे, या इफेक्टिव वैल्यू कह दे, या इमेजिनरी वैल्यू कह दे, आभासी मान कह दे, काल्पनिक मान कह दे, तुम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही समझना है ना। और इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, I0/√2। I0 को बच्चों हम लोग शिखर मान कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं, R√2। तो देख लो तुम जल्दी से ढूंढोगे, कह रहा कि पीक करेंट /√2, यानी हम लोग शिखर मान, धारा का शिखर मान /√2 के साथ चलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बहुत करेक्ट ऑप्शन है। और बहुत सारे बच्चों का बहुत शानदार जवाब आया है। तो चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे कि एक छड़ चुंबक की चुंबकीय लंबाई यानी LM और ज्यामितीय लंबाई LG के बीच कौन सा संबंध होता है। मॉडल सेट 1 में भी ये क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा कि कोई भी रॉड मैग्नेट है यानी बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसके एंड टू एंड लेंथ जो होता है उसको हम लोग यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। और ज्योमेट्रिकल लेंथ बोले तो एंड टू एंड लेंथ होता है बच्चों। और इसका पोल जो होता है थोड़ी सी मैग्नेट के अंदर होती है, और मैग्नेट के अंदर होने का मतलब है कि इसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और याद करोगे तुम कि जो मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिकल लेंथ की हम लोग बात करते हैं, तो ये 5/6 होता है। यानी अगर 6 सेंटीमीटर लंबा कोई बार मैग्नेट हो तो उसके दोनों पोल के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होती है। और इस प्रकार हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वह 6/5, यानी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बाई मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे लिए बहुत करेक्ट ऑप्शन है। और आपको और भी बढ़िया से स्टडी करना चाह रहे हो तो आप मॉडल सेट 1 को भी देखो। फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सामने रखेंगे। पहले 4-5 मॉडल सेट है उसके सारे ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव 2-2 नंबर वाले देखेंगे, फिर 5-5 नंबर वाले देखेंगे। और आपका लगभग 15 तारीख तक जो है ये सारे क्वेश्चन आपके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि आपके एग्जाम में आएंगे, मैं सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। बस आप बने रहिए 5 व्हील के साथ, मजे लेते रहिए, शानदार पढ़ रहे हैं आप, रिविजन करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और देखिए यहाँ डेल्टा जो है नमन कोण कह लें, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बता देना है आपको। डेल्टा क्या है जो एंगल ऑफ डीप है, तो याद करो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना लेते थे, तो B × cos डेल्टा लेते थे। और यदि cos डेल्टा की बात हम लोग कर दें बाबू, डेट मीन्स अगर हम लोग B की बात कर दें, हमको B निकालना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाई cos डेल्टा हो जाएगा। आप ढूंढो पहले ऑप्शन और जल्दी से आप कमेंट करके आंसर दो। बहुत सारे बच्चों का बड़ी शानदार जवाब आया है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चल रहे हैं। और ऑप्शन नंबर ए को देखते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो कह रहा है कि चुंबकन तीव्रता यानी कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ध्यान देना बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कभी कभी हिंदी भाषी बच्चों को मैं बता दूं कि कभी कभी अंग्रेजी मतलब जो हिंदी इतना टेढ़ा आ जाता है ना कि आप समझ नहीं पाते कि कह क्या रहा है, तो उसका ना सेंटेंस का इंग्लिश देख लेना चाहिए, उससे बड़ी इजी हो जाता है काम। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताओ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट ही तो पूछ रहा है, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। आप याद रखोगे एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा इसका यूनिट डाइपोल मोमेंट का। और आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट कह रहा कि चुंबकीय याम्योतर होता है, तुम बताओ क्या जवाब। बेहतरीन क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहा कि मैग्नेटिक मेरिडियन बताना है आपको, बताओ। तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, यानी मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, बट अर्थ को जो है दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करने वाली जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है उसी का हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगी, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगी। कैसी प्लेन होगी, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगी, बिल्कुल। ये देखो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बताना है। करेक्ट, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट बताओ। नॉर्मल एडजस्टमेंट में सिंपल जो है माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बताना है। याद करो, सभी बच्चे रट के बैठे रहते हैं इसको। हालांकि ये भी क्वेश्चन जो आपका मॉडल सेट 1 में था 1 + D/F, 1 + D/F है ना बच्चों।
अब आप मिला लो, आपका ऑप्शन नंबर जो है यानी यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 जो है ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। आप इसको याद रखोगे, कई बार ये भी पूछा जा चुका है। कह रहे कि सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, बताओ। जो ह्यूमन आई है उसकी नॉर्मल लेंथ, मतलब ये नॉर्मल कह रहे कि फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, याद रखोगे ये 20 सेंटीमीटर या लगभग 2 सेंटीमीटर या 20 mm के आसपास होता है। तो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के जो आई की जो नेत्र लेंस की जो फोकल लेंथ होता है वो लगभग 2 सेंटीमीटर या 20 mm के आसपास होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ी शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कर हीरा का क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड बताना है आपको। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। कर क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, बताओ बच्चों क्या बात है। आपको तो पता है कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है बच्चों, डायमंड का। तो सबसे छोटा क्रिटिकल एंगल कितना किसका होगा बच्चों, डायमंड का। और आप इस बात को याद रखोगे, इसका वैल्यू 24.41 डिग्री, लगभग 24 डिग्री के आसपास होता है। याद रखोगे क्रिटिकल एंगल किसका, डायमंड का सबसे छोटा होता है और 24.41 डिग्री या 24 के आसपास जो भी वैल्यू दिखे आप उसको टिक लगा दोगे, ठीक है। चलो, और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमंड का होता है। इवन ये भी याद रखोगे, सबसे छोटा क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण किसका, डायमंड का। सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, तो डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बताया भी था, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि इसका वैल्यू 2.4 के आसपास होता है और सबसे छोटा क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री के आसपास इसका होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन करके, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। याद करो, अगर दो लेंस को आपस में हम लोग जो है यानी कि आपस में कांटेक्ट में रख दें तो उसके इक्विवेलेंट लेंस क्या होगा। याद करो, दोनों लेंस अगर कन्वेक्स लेंस है तो याद करो इक्विवेलेंट लेंस का फॉर्मूला कितना होता था, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। याद करो बच्चों, अगर ये दोनों जो है कन्वेक्स हैं तो जब इसको दोनों के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और जब इसका वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ f भी पॉजिटिव में आएगा और f पॉजिटिव में आने का मतलब है कि जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वह भी क्या होगा, कन्वेक्स ही होगा। तो कन्वेक्स होगा मीन्स उत्तल लेंस होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। बहुत सारे बच्चों का बड़ी शानदार जवाब आया है। मजा आ रहा ना क्वेश्चन बना के, बताओ। देखो जुड़े रहो 5 व्हील के साथ और हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसी तरह मजा लेके पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस हैं और बस आप एक बार जुड़ो, एग्जाम में भी मजा लेते हुए पार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कह रहे कि प्रकाशिक तंतु, याद करो प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत होता है, बताओ। आप बताओगे ऑप्टिकल फाइबर जो है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ऑप्टिकल फाइबर सभी बच्चे जानते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लो यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस पर बेस्ड होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस्ड पर। आप याद रखोगे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में आप कमेंट करके बताओगे ऑप्टिकल फाइबर में कितने लेयर्स होते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप नाम भी बताओगे कि कौन कौन से लेयर होते हैं। सेंट्रल लेयर का नाम क्या होता है, मॉडरेटर जो लेयर होता है उसका नाम क्या होता है और आउटर सरफेस का नाम क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके आप आंसर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्या इसमें सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताओ। ये 8 क्लास के 10th क्लास के बच्चे आंसर दे सकते हैं, तो तुम हो। हालांकि हम लोग मॉडल सेट 1 में ये भी क्वेश्चन देखे थे, किसी भी व्यक्ति के लिए जो है यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। है ना शानदार क्वेश्चन, है ना मजेदार क्वेश्चन, है नहीं जी क्वेश्चन। चलो ये देखो, कर कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है, बताओ। बताओगे तुम कि रेनबो जो है उसका क्या कारण है, रेनबो क्यों होता है, उसका लॉजिक बताओगे। और सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि रेनबो में कितने कलर्स दिखते हैं। रेनबो में कितने कलर्स दिखते हैं, रेनबो में कितने। बहुत खूबसूरत आंसर, बहुत खूबसूरत आंसर। रेनबो जो है बाबू
जो वाटर ड्रॉप होता है यानी रेन ड्रॉप होता है उसके थ्रू जो है यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती है, जिसकी वजह से 7 एलिमेंट्री कलर ऑफ लाइट जो हमको फ्री स्पेस में दिखने लगती है। यानी हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी बर्न विक्षेपण के साथ चलेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती है जिसकी वजह से 7 कलर जो है व्हाइट लाइट 7 एलिमेंट्री कलर में टूट जाता है, यानी 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का पूर्णांक सबसे अधिक होता है? याद करो, तुम बताओ सबसे पहले कि सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है और सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है। तो तुमको पता है कि जो रेड लाइट है इसका वेवलेंथ यानी वॉयलेट लाइट के वेवलेंथ से, यानी जितने भी कलर ऑफ लाइट है बच्चों, उसमें रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वॉयलेट लाइट के वेवलेंथ से बड़ा होता है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, यानी जिसका वेवलेंथ बड़ा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटी होती है और जिसका वेवलेंथ छोटा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ी होती है। तो देख लो तुम यहाँ वॉयलेट लाइट की जो रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ है ये छोटा है किससे? तो रेड लाइट से, यानी इसमें जितने भी हैं सबसे, इसलिए वॉयलेट लाइट की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वह बाकी सब से बोले, जैसे से रेड लाइट बोले या यानी आप तुम जो है ब्लू कलर का बोलो, रेड बोलो, ग्रीन बोलो, यानी वॉयलेट जो होगी सबसे बड़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। यानी सबसे बड़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी होगी? तो बैंगनी कलर के प्रकाश की यानी वॉयलेट लाइट की जो है सबसे बड़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, काफी आसान भी है। कर कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बताने बताओ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस याद करो, ये भी फार्मूला टू फार्मूला है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस तो बताओ 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों? यानी डेल्टा एक्स का वैल्यू बोले तो 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत ईजी। चलो कमेंट करके तुम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस बताओगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना बच्चों? पाथ डिफरेंस होता है n इंटू लेमडा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है। देखो करके प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टि करती है बताओ। करके विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट बताओ। सभी बच्चे रटे हुए रहते हैं, सबको याद है कि पोलराइजेशन जो होता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है बाबू? ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को। कौन इंडिकेट करता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवण। बिल्कुल ये याद रखने वाली बातें होती हैं, आप एक बार सामने से गुजरते जाएगा याद रखते जाओगे। कर की अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है बताओ। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। यानी किसी भी अवरोध के किनारों से टकरा के अगर रे ऑफ लाइट बेंड कर जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते थे बच्चों? विवर्तन कहते थे। क्या कहते थे? विवर्तन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है किसी शार्प एज ओपेक ऑब्स्टेकल से रे ऑफ लाइट अगर कोलाइड करके बेंड कर जाती है ना तो उसको डिस्पर्सन कहते हैं। यानी तीक्ष्ण नख वाले किसी बड़ी से टकरा के अगर प्रकाश की किरणें मुड़ती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी विवर्तन कहते हैं। चलो ये भी याद रखोगे। कह रहे चांदी का कार्यफलन होता है बताओ। वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर। वाह वाह वाह, कितना इजी क्वेश्चन है ना मजेदार क्वेश्चन। वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर बता देना है। मैं तुमको बता दूं बाबू, वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर जो होता है 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तुम कमेंट करके बताओगे कि सबसे छोटा वर्क फंक्शन किसका होता है। सबसे छोटा वर्क फंक्शन किसका होता है, आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओगे। चलो मैं तुमको बता दूं कि सीजीएम का वर्क फंक्शन सबसे छोटा होता है और 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और यहाँ पर जो है सिल्वर का दिया है और सिल्वर का 4.6 या 4.7 के आसपास होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। कर बहुत शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कर कि प्लांक नियतांक का मान होता है बताओ। क्या लाजवाब क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या? तो प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू सभी बच्चे बताएंगे। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू, प्लांक्स कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी परमानेंट कांस्टेंट है।
आप याद रखोगे इसका वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और आपको आपका आंसर दिख गया होगा। जल्दी से आप देखोगे 10⁻⁻30 यानी 34 जो है, आप देखो 10⁻⁻34 वाला वैल्यू ये है, बाकी तो डिजिट सब में सेम सेम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। कर कि फोटोन की गति की द्रव्यमान होती है। कर कि डायनेमिक मास ऑफ फोटोन्स बताना है बाबू मेरे। बताओ, सबसे पहले याद करो, हम लोग पढ़ते थे क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ। याद करो लैम्डा बराबर होता था कितना बच्चों, h बाई मास इंटू वेलोसिटी। h बाई मास इंटू वेलोसिटी, जिसको हम लोग मैटर वेवलेंथ भी बोलते थे, यानी कि द्रव्य तरंगे कहते थे। तुम इसमें से मास को इधर कर दो, मास को तुम इधर कर दो और लैम्डा को इधर कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा c इंटू लैम्डा। अब मिलाओ, बताओ मोशनल जो है मास का वैल्यू कितना आ जाएगा फोटोन का, तो h बाई सी लैम्डा। h बाई सी लैम्डा बोले तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। देखो इसके पास में ही आंसर पड़ा हुआ है, h बाई सी लैम्डा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन भी। बहुत सारे बच्चे इसमें जो गलती करके आ जाते हैं, आप जरूर इसको याद रखोगे, प्रैक्टिस करके रहोगे। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो कार्य निम्नलिखित में से कौन श्रेणी पाराबैंगनी श्रेणी में परिसर में है। कार्य की विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तुम बताओगे अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी श्रेणी आती है। मैं तुमको बता दूं, देखो लाइमन सीरीज जो होती है बच्चों, ये अल्ट्रावायलेट यानी पाराबैंगनी श्रेणी में आती है, अल्ट्रावायलेट सीरीज में आती है, यूवी रेज रेडिएट करती है। बामर सीरीज की मैं बात करूं बच्चों, तो ये विजिबल लाइट को जो है, यानी कि विजिबल लाइट रेडिएट करती है। बाकी जितने पास्टन सीरीज हैं, ब्रैकेट सीरीज है, पिफॉन सीरीज है, ये सभी इंफ्रारेड रेडिएशन को रिलीज करते हैं। किसको बच्चों, इंफ्रारेड को। तो आप इसमें देख लो, लाइमन सीरीज जो है पाराबैंगनी किरणों को उत्सर्जित करती है, बामर श्रेणी जो है दृश्य किरणों को उत्सर्जित करती है। आप याद रखोगे, सुन के याद रखोगे, पास्टन श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी या पिफॉन श्रेणी जो है, ये सभी इंफ्रारेड रेडिएशन यानी औरक्त प्रकाश किरणों को रेडिएट करती है। यहाँ हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, यानी लाइमन सीरीज हमारे लिए बहुत करेक्ट ऑप्शन होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। कर कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है। तुम बताओगे कौन रेडियो एक्टिविटी में कौन उपयुक्त नहीं है। कार्य के नाभिकीय घटना होती है। बताओ रेडियो एक्टिविटी क्या न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, बिल्कुल होती है। कार्य की प्राकृतिक घटना होती है। बहुत ऐसी रेडियो एक्टिविटी होती है जो नेचुरल भी होती है, कुछ आर्टिफिशियल भी होती है। ये कह रहा है क्या कि परमाणविक घटना होती है, और फिर ये कहता है कि स्वतः स्फुरन उत्पन्न करती है। तो इसमें सबसे बेस्ट यानी उपयुक्त नहीं है कि अगर बात करें तो हम लोग एटॉमिक जो है, यानी कि ये एटॉमिक फेनोमेना नहीं है बल्कि बच्चों ये न्यूक्लियर फेनोमेना है। ये नेचुरली हो सकती है, यह स्वतः जो अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करती है। यह नहीं है तो क्या, तो यह एटॉमिक रिएक्टर यानी कि ये कह लो कि ये परमाणु जो है यानी परमाणुविक घटना नहीं है, एटॉमिक फेनोमेना नहीं है, बल्कि ये न्यूक्लियर फेनोमेना है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सी के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे बच्चों, सी के साथ। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करेंगे तेजी से चलने वाली इलेक्ट्रॉन होती है, तुम बताओगे अल्फा किरणें। याद करो अल्फा किरण जो होती है तो डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, ये तो डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकती। अगर बात बीटा किरणों की हो तो बच्चों बीटा किरणें जो इलेक्ट्रॉन होती हैं, यानी बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती हैं। गामा किरणें तो एच न्यू एनर्जी होती हैं। इवन एक्स रे भी जो है ये एच न्यू यानी एनर्जी ही होती हैं। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी जो है बहुत शानदार ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर अल्फा कण होता है, तुम बताओगे अल्फा कण क्या होता है। क्या अल्फा कण इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल नहीं। अल्फा कण डबल धनावेशित होता है। कर विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, नहीं ये भी नहीं होता है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होता है। याद रखोगे हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम लोग अल्फा कण कहते हैं। हीलियम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं बच्चों, अल्फा कण कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी दिया है, बट हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी जो है बेस्ट ऑप्शन है। और ये भी क्वेश्चन से आप परिचित हो, इस क्वेश्चन से भी। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कर प्रेषित एंटीना की परास यानी डी, कर की टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच संबंध होता है। बताओ कि पृथ्वी की त्रिज्या के, मान लो ये रेडी अर्थ है और अर्थ के रेडियस को अगर हम लोग बच्चों r मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। और यहाँ पर एक मान लो कि हम लोग एक टावर ले लेते हैं जिसकी ऊंचाई को हम लोग कितना मान लेते हैं बच्चों, टावर की ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो बताओगे तुम
कि ये कितना डिस्टेंस तक जो है यानी कि प्रेशर करेगा। अगर इसको हम लोग डी मान लें तो तुमको याद होगा कि डी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो डी इक्वल टू होता है √2HR, याद रखोगे। यानी कि जो कवरेज लेंथ होता है, कह लो कवरेज एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, वह कितना होता है एंटीना से √2HR, जहाँ H जो है हाइट ऑफ एंटीना होता है और R जो है अर्थ की रेडियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन और बिल्कुल करके मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। बिल्कुल एकदम जो है इजी क्वेश्चन, आप इसको याद रखोगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी लेवल कितनी होती है, आप याद रखोगे। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो याद रखना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसी के लिए भी अगर मैं बात करूं तो बाई n²। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2 भरोगे तो 13.6 में 4 से डिवाइड कर दोगे, सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकल जाएगा। और यदि थर्ड ऑर्बिट की बात होगी तो n का वैल्यू 3 भरोगे, 13.6 में 3 से डिवाइड करोगे, फोर्थ के लिए n का वैल्यू 4 भरोगे, फिफ्थ के लिए 5 भरोगे, ऐसे ऑन डॉट डॉट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 13.6 आप याद रखोगे। कभी कभी सेकेंड ऑर्बिट का भी पूछ देता है। सेकेंड ऑर्बिट में अगर एनर्जी पूछ दिया तो क्या करोगे बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 4 कर दोगे, यानी ये प्रोक्सी आएगा कितना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अगर सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी पूछता तो हम सी के साथ चलते, बट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम डी के साथ रहेंगे। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। करें कि जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता सीधी सी बात है कि बढ़ जाती है। जब किसी शुद्ध जो है, सपोज करो कि किसी शुद्ध अर्धचालक में हम लोग किसी इम्प्योरिटी को डोपिंग करेंगे तो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। करें कि व्हेन एन इम्प्योरिटी इज डोप्ड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बताओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब भी हम लोग इम्प्योरिटी को डोपिंग करते हैं, भले वो पॉजिटिव टाइप इम्प्योरिटी हो यानी कि पेंटावैलेंट एलिमेंट हो या ट्राईवैलेंट मटेरियल हो, फिर भी टेट्रावैलेंट में डोपिंग करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। आप याद रखोगे हमेशा उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन, वाह मजा आ गया। कर कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक बताना है। बताओ नॉर गेट का जो है तुमको बुलियन व्यंजक बताना है। तो सबसे पहले ये बताओ, पहले और गेट कैसा होता है। और गेट का सिंबल आप देखो याद रखोगे। और गेट का सिंबल हम लोग ऐसे लेते थे, और गेट का सिंबल ऐसे लेते थे, और इसमें जो है अगर नॉट लगा देते थे तो नॉर गेट हो जाता था। ये तो नॉर गेट का सिंबल हो गया। क्या हो गया बच्चों, नॉर गेट। ये मान लो हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया बी, और ये मान लो तुम आई। तो याद करो और गेट क्या करता है, एडिशन को परफॉर्म करता है। यानी ये ए और बी, भले ए प्लस बी लिखो लेकिन पढ़ोगे ए और बी। ये नॉट क्या करता है, उसका बार कर देता है, तो ए और बी का बार हो जाएगा। बोले तो y इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ए और बी का बार। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बहुत खूबसूरत ऑप्शन है। देख रहे हैं ना कितना शानदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन लॉजिक गेट से हमेशा कोई ना कोई या तो बुलियन एक्सप्रेशन या सिंबल वगैरह से रिलेटेड आते रहेंगे। आप एक बार अपने लॉजिक गेट की कॉपी को जरूर रिवीजन करोगे। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखो। कर कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 50 HZ निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तुम बताओगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट जो है फ्रीक्वेंसी 50 HZ है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आप कमेंट करके जल्दी से आंसर दोगे। देखते हैं कितने बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है बाबू, 50 HZ, और आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताना है। चलो देखते हैं बच्चों। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, इनपुट फ्रीक्वेंसी बच्चों 50 HZ है, तो आप याद रखोगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होगी। बट अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता बच्चों और इनपुट 50 HZ बोलता ना, तो आउटपुट इसके दुगुना हो जाती, यानी 100 HZ हो जाती। 100 जो है यानी कि हर्ट्ज हो जाती। याद रखोगे हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर रहेगी, और बात फुल वेव की अगर आती है तो फुल वेव में आउटपुट डबल कर देना है। अभी हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन जो है बहुत करेक्ट है। चलो मिलते हैं बड़ी शानदार और जानदार क्वेश्चन। वाह क्या बात है। करेंगे द्विआधारी संख्या इतना का मान बताना है। दशमलव सिस्टम में क्या होगा बताओ, डेसिमल सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम का मान बताना है। तुम देख लो इसमें
कि इस बाइनरी सिस्टम को जो है तुमको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। याद करो हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते थे, 2 के पावर 0 बोले तो 1, फिर 2 के पावर 1 बोले तो 2, फिर 2 के पावर 2 बोले तो 4, फिर 2 के पावर 3 बोले तो 8, 2 के पावर जो है 4 बोले तो 16, ऐसे वन आगे बढ़ते जाओगे। फर्स्ट के सामने देखो यानी कि 0 लिखोगे, फिर यहाँ 1 लिखोगे, फिर वहाँ 1 लिखोगे, फिर ये वाला भी 1 लिखोगे, फिर ये वाला भी 1 लिखोगे और सबको मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ना है। देखो 16 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 8 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8, फिर 4 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 0 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। और अब देखो 16 और 8 बोले तो 24, 24 और 4 बोले तो 28 और 28 और 4 बोले तो 30। यानी यह किस डेसिमल सिस्टम का वैल्यू होगा बच्चों, तो यानी हम लोग चलेंगे किसके साथ, बी के साथ। है ना शानदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाह, ये तो क्वेश्चन सबको याद ही होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बताओ जब चैप्टर चालू होता है तभी आपके सामने रखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है, यानी -19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। और सभी बच्चे जो है इसमें 2 सेकंड लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में, हालांकि बहुत सारे बच्चों का बहुत शानदार ऑप्शन आया है। कर इप्सिलॉन नॉट का मान बराबर होता है, देखो इस क्वेश्चन से भी हम लोग परिचित थे। इप्सिलॉन नॉट का मान किसके बराबर होता है बच्चों, तो बताओगे इप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और यदि यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो हम इतना ही रख देंगे, या इसके बदले में फराड पर मीटर भी देता है। तो फिर से ढूंढोगे हम लोग 10 के पावर -12 वाली अगर बात आ जाती है तो हम लोग यानी सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन कर कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तुम बताओ। द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डिबाई किसका मात्रक है बच्चों, डाइपोल मोमेंट की सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट डाइपोल मोमेंट की तुम क्या रखोगे बच्चों, तो इसकी वैल्यू, एक डिबाई की वैल्यू याद रखोगे 10 के पावर -30 जो है सेंटीमीटर के आसपास की होती है। आप याद रखोगे 1 डिबाई की वैल्यू 10 के पावर -30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये देखो करेगी चित्र में ए और बी के बीच का तुल्य धारिता बताना है, बताओ। ये फोटो देखो, सपोज करो इसकी कैपेसिटी है सी, इसकी कैपेसिटी है सी, और यहाँ पर भी देखो ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट बी जो है, यहाँ पॉइंट बी है। ए और बी के मतलब इसकी भी कैपेसिटी सी है, इसकी भी सी है और इसकी भी सी है। देखोगे यहाँ एक आइडियल वायर तुमको दिख रहा होगा, यहाँ एक आइडियल वायर दिख रहा होगा। तो बच्चों जब भी बीच में आइडियल वायर जोड़ देते हैं ना तो ये कैपेसिटर काम नहीं करता है। तो ये सी और ये सी सीरीज में हो जाएगा, और आइडेंटिकल के लिए सीरीज का फॉर्मूला आता है C/N। आइडेंटिकल के लिए C/N याद रखोगे, C/N। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा C/N यानी C/2। ये जो बीच में आइडियल वायर से जुड़ा है ना, जो भी हम लोग चार्ज यहाँ देंगे यहाँ आएगा, सीधे यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पला जाता है, ये काम नहीं करता है। तो आप इसको हटा दोगे और C/2 के साथ चलोगे। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बहुत शानदार क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा कर निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। कर 1 एम्पियर बराबर होता है, तुम बताओ 1 मिली एम्पियर कितना होगा, 1 मिली एम्पियर कितना होगा बच्चों, तो 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा, 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। तुम अगर इसको इधर लाओगे बताओ तो 1 एम्पियर कितना हो जाएगा बताओ, ये नीचे जाएगा, नीचे से फिर ऊपर जाएगा, तो ये 10 के पावर 3 प्लस में हो जाएगा मिली एम्पियर। 10 के ये नीचे लाओगे फिर ऊपर ले जाओगे प्लस हो जाएगा। तो 1 एम्पियर का वैल्यू कितना होगा, 10 के पावर 3 मिली एम्पियर हो जाएगा। कर निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, तुम बताओ। धारा घनत्व तो होता है, करंट डेंसिटी याद करो, करंट डेंसिटी किसी भी वायर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरने वाली करंट को हम लोग क्या कहते हैं। मान लो इससे आई करंट गुजर रही है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों ए है, तो अगर ए एरिया से आई करंट गुजर रही है तो यूनिट एरिया से कितना करंट गुजरेगी बाबू, I/A, और इसी को हम लोग करंट डेंसिटी जे कहते हैं। तो जे इक्वल टू होता है I/A, यानी करंट डेंसिटी कितनी होती है बाबू, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, बताओ।
रेसिस्टेंस के लिए याद करो, अगर कोई वायर है जिसका लेंथ है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सपोज करो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, लेंथ है एल, तो इसका रेसिस्टेंस कितना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जब दोनों को कंबाइन करते थे बाबू तो ये एल बाई ए होता था, और जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो रो से मल्टीप्लाई करते थे, यानी रो इंटू एल बाई ए, और आपको आपका ऑप्शन दिख गया होगा, यानी रेसिस्टेंस ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, तो रो इंटू एल बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। और बहुत सारे बच्चों का बड़ी शानदार आंसर आया है। ये देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। करेगी चित्र में आई का मान बताना है, आई बोले तो करंट का मान बताना है। यहाँ देखो तुम चित्र देखो, यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 20 एम्पियर का करंट आ रहा है, आई इधर से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, और इधर जो है तुमको आई बताना है। तो याद करो किसी भी नोड पे टोटल करंट, ये इनकमिंग करंट है, इसको हम 10 को प्लस मान लेते हैं, 20 भी इनकमिंग है, इसको भी प्लस मान लेते हैं, ये भी 10 जो है तुम्हारा इनकमिंग करंट है तो इसको भी प्लस मान लेते हैं, आई जो है आउट गोइंग है, इसको माइनस मान लेते हैं, तो तुम इसको इधर भेजोगे और बताओगे आई बराबर कितना, 10 + 20 + 10 बोले तो 40 एम्पियर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 40 एम्पियर। यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। और बहुत मजेदार क्वेश्चन, मजा आ रहा ना क्वेश्चन बनाने में, बने रहो 5 व्हील के साथ और इसी तरह मजे लेते रहो, मजे मजे में पढ़ाई करते रहो। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। आपके स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन दिख रहा होगा, कर कि विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है, बताओ। पोटेंशियोमीटर किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, करेगी विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, बताओ। करेगी रेसिस्टेंस को मापा जाता है, करंट को मापा जाता है, सेल के ईएमएफ को मापा जाता है, से कोई नहीं। याद करो पोटेंशियोमीटर से हम लोग जो है किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करते हैं, दो सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं, या किसी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे कि टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। नेक्स्ट देखो बहुत शानदार और खूबसूरत इजी क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, बताओ। 1 किलोवाट बोले तो 1000 वाट, 1000 वाट का कोई भी उपकरण 1 घंटे में जितनी एनर्जी खर्च करेगा, आवर बोले तो घंटा, 1 घंटा बोले तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, और बताओ वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, यहाँ सेकेंड, तो कुल मिला के यहाँ तुम सेकेंड लिख रहे हो तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36 × 10 के पावर 5, वाट इंटू सेकेंड बच्चों जूल होता है, और इसी को तुम 3.6 इंटू 10⁵ जूल भी लिख सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन शायद मॉडल 1 में मिला था हम लोग को। कर कि एक टेस्ला होता है, बताओ। सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि टेस्ला किसका यूनिट है, बताओ बच्चों टेस्ला किसका यूनिट है। तो हम लोग पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया होती है, या अगर हम लोग बात करें अगर एरिया मैग्नेटिक फील्ड की तो ये फ्लक्स बाई एरिया हो जाएगा, और फ्लक्स का यूनिट बच्चों वेबर होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर आप ढूंढोगे और जरूर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चलोगे कि वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका, एक टेस्ला का वैल्यू होता है। नहीं, टेस्ला का वैल्यू कितना होता है, वेबर पर मीटर। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, चुंबकीय फ्लक्स होता है, बताओ। अभी तो हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। आप ऑप्शन नंबर चुन लोगे और जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओगे। सोच लो अगर इतना इजी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के पेपर में आ जाए तो तुम क्या करोगे। हमें तो लगता है कि 70 में 70 क्वेश्चन बना दोगे तुम, लेकिन कोई जरूरी नहीं है 70 में 70 बनाने का। जो द बेस्ट क्वेश्चन हो दिखे तुमको, उसको 35 क्वेश्चन को जो तुम OMR शीट में भर दोगे। अगर थोड़ा डाउट भी लगता है तो कोई नहीं, तुम्हारे 35 शुरू के क्वेश्चन काउंटिंग किए जाएंगे, जो उसमें सही होगा सही माना जाएगा, जो गलत होगा गलत माना जाएगा। इसलिए जिस पे डाउट लगे तुम उसको छोड़ के स्किप करोगे और सही के पास यानी लास्ट के 70 क्वेश्चन तक चुनोगे और उसमें से द बेस्ट क्वेश्चंस का सिलेक्शन करोगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तब तो तुम राजा बनने वाले हो इस फील्ड का। नंबर बटोर के ला दो बच्चों, एकदम झोली में कस के लाओ। कर कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंग की वेलोसिटी कितनी होती है, बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी 1/√10⁻⁴
म्यू नट इंटू इप्सिलॉन नट, याद रखोगे 1/√अंडर म्यू नट इंटू इप्सिलॉन नट। और कभी कभी इसको डिजिट में दे देता है तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम या निर्वात में जो है हवा का वेग, यानी वैक्यूम या निर्वात में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है। बच्चों अगर इसी को किसी मीडियम में पूछ दे तो तुम्हारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, तुम याद रखोगे म्यू नट इंटू म्यू आर इप्सिलॉन नट इंटू इप्सिलॉन आर। शर्त है कि अगर ये किसी मीडियम में पूछ दे तो आपका फॉर्मूला ये होगा, और ये एयर और वैक्यूम में पूछे तो इप्सिलॉन आर और म्यू आर दोनों का वैल्यू 1 होता है, तो म्यू नट इंटू इप्सिलॉन नट होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर किसके साथ चल रहे हैं बच्चों, बी के साथ। है न शानदार क्वेश्चन, है न बहुत आसान क्वेश्चन। करे फोटोन की एनर्जी होती है बताओ, बिल्कुल याद करो, याद करो किसका लॉ बच्चों, याद करो प्लैंक्स का नियम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यानी एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की, और जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जहाँ एच क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। याद करोगे एच का वैल्यू कितना था 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे E = H इंटू न्यू। ये भी क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे क्वेश्चन से तुम परिचित हो चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो यहाँ डेसिमल में सब 7 है और बाइनरी इसका बताना है तुमको। मैं फिर से तुमको बता देता हूँ, याद करो कि 0 की बाइनरी कितना बच्चों 0, 1 की बाइनरी कितना 1, 2 की अगर बाइनरी बताएं तो ये होता है 1 0, अगर 3 की बाइनरी की बात करें तो ये हो जाएगा 1 1 1, और यदि 4 के बाइनरी की बात करें तो 1 0 0, अगर 5 के बाइनरी की बात करें तो 1 0 1, अगर 6 के बाइनरी की बात करें तो 1 1 0, और यदि 7 के बाइनरी की बात करें तो 1 1 1 हो जाएगा। अब ढूंढोगे इसमें तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत खूबसूरत ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, बताना है तुमको। एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, देख लो कौन सही है। बिल्कुल ये शानदार ऑप्शन है, 0 + 0 जो है बच्चों याद रखोगे एडिशन का लॉ जो था 0 + 0 0 होता है। 1 + 0 की अगर हम लोग बात करें, इसमें से कौन सही नहीं है चुनना है, सॉरी कौन सही नहीं है चुनना है। 1 + 0 बच्चों ये 1 होता है, अगर 0 + 1 की बात किया जाए तो ये भी 1 होता है, और यदि बच्चों 1 + 1 की बात किया जाए तो ये 1 0 होता है। यानी कौन सही नहीं है की अगर बात हो तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। और बड़ी इजी क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत शानदार क्वेश्चन, केवल रूल्स ऑफ एडिशन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कर कि किसी उपचयी ट्रांसफार्मर, देखो उपचयी ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी क्वाइल में जो है क्रमशः N1, याद रखोगे यहाँ N1 और N2 लपेटे हो, कितने हो बच्चों N1 और N2, N1 और N2, यानी प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्निंग है वो N1 है और सेकेंडरी में N2 है, तब आपको बताना है। तो याद करो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बच्चों इनिशियल वोल्टेज जो होती है छोटी होती है और फाइनल वोल्टेज बड़ी होती है, और तुमको याद है कि जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा उसमें टर्निंग भी ज़्यादा होगा, या जिसमें वोल्टेज कम होगा उसमें टर्निंग भी कम होगा, यानी N2 > N1। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे लिए सबसे खूबसूरत ऑप्शन है। और यहाँ पर हम लोग जो है 60 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कर बहुत शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कर कि हाइड्रोजन बर्न क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है बताओ। इसको ये भी क्वेश्चन जो है आप इसे जस्ट पहले यानी मॉडल सेट 1 में ही देखे थे कि बामर सीरीज जो होती है बच्चों, बामर सीरीज जो होती है आप याद करो कि ये जो है दृश्य प्रकाश की होती है, यानी ये दृश्य प्रकाश को रेडिएट करती है। अगर ब्रैकेट सीरीज की बात किया जाए तो ये जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को रिलीज करती है, यानी औरक प्रकाश किरणों को। पाश्चन सीरीज भी इंफ्रारेड रेडिएशन को रिलीज करती है। और आप ये देखोगे ये पाराबैंगनी किरणों को जो है रेडिएट करती है, पाराबैंगनी किरणों को रेडिएट करती है। आप याद रखो अल्ट्रावायलेट रेज को पाराबैंगनी किरणों को रेडिएट करती है।
तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, यानी दृश्य प्रकाश की जो भाग यानी बामर सीरीज होती है दृश्य प्रकाश में पड़ती है। ये देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन करे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगी। याद करो पावर ऑफ लेंस की अगर मैं बात करूं तो 1 बाई फोकल लेंथ और यूनिट होता है डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ का वैल्यू 1 मीटर हो जाए तो ये 1/1 डायोप्टर यानी 1 डायोप्टर हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे लिए बहुत शानदार ऑप्शन होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तुम बताओ। बात अगर माइक्रोस्कोप किया जाए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया जाए, तो तुम हमेशा याद रखोगे कि जो माइक्रोस्कोप की जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ जो होती है एफओ, और जो आई लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ जो होती है यानी एफई। तो हमेशा जो होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बच्चों छोटी होती है और आई लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होती है। वही बात टेलीस्कोप के लिए आ जाती है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी और आई लेंस की फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी। तो यहाँ बच्चों क्या होता है, एफओ जो होता है छोटा होता है एफई से, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लेस देन होता है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन से भी हम लोग परिचित हो सकते हैं। कह रहे कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण बताना है, बताओ। अगर मान लो बच्चों कोई प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म है कितना ए, एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो म्यू, तो इससे जो मिनिमम डेविएशन की फॉर्मूला होती है याद करोगे, डेल्टा इक्वल टू बच्चों कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म होती है। और हम लोग किसके साथ हैं आपको दिख गया होगा ऑप्शन म्यू -1 इंटू ए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत करेक्ट ऑप्शन है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ो और आंसर दो, पढ़ो और आंसर दो, है ना शानदार क्वेश्चन। कर प्रकाश के अपवर्तन के लिए निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलती है, यानी जब रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन नहीं चेंज होता है ये आपको बताना है। कह कि विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जब लाइट जो अपना मीडियम चेंज करती है तो याद करो कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। इस क्वेश्चन से भी हम लोग मिल चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, वेवलेंथ बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाता है, इंटेंसिटी बदल सकती है, या फिर जो है यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाता है, बट फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। आप इसको जरूर याद रखोगे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये देखो कर कि यदि हवा में प्रकाश का वेग va, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना बच्चों va, और पानी में प्रकाश का वेग कितना है vw है। तो बताओ हवा जो होता है बच्चों रेयरर मीडियम होता है और पानी जो होता है डेंसर मीडियम होता है, और जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो वेलोसिटी घट जाती है, यानी वाटर में जो वेलोसिटी होगी बाबू लेस देन हो जाएगी एयर की वेलोसिटी से। अब अपना तुम चुनोगे, यानी एयर में वेलोसिटी जो होगी बड़ी होगी और वाटर में वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है यानी सघन माध्यम है, और पानी यानी हवा क्या है बच्चों विरल माध्यम है। तो जब विरल से सघन में जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कह रहे कि जल के लिए क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण बताना है आपको बाबू। वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है बताओ। तो साइन अगर सी की बात किया जाए तो साइन सी की बात किया जाए तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर की बात किया जाए बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। और इस तरीके से इसकी रेशियो हम रख के साइन इन सी की अगर यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाले तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो इसकी वैल्यू जो है 48.75 डिग्री के आसपास आएगी। वाटर में वेलोसिटी जो होती है 2.25 और एयर में वेलोसिटी जो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और एयर में वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 48 पॉइंट समथिंग के आसपास आती है, जिसमें से इसके इर्द गिर्द कोई नहीं है, और हमारे लिए जो 48.75 सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करें कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर बताना है। देखो फेजर डिफरेंस बताना है किसके लिए बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। फिर से याद करो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेजर डिफरेंस कई बार आ चुका है 2n पाई, कितना बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n पाई और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n + 1 पाई, याद रखोगे।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n पाई और डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n प्लस 1 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। सॉरी, इसमें हम लोग जो है देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कह रहा कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, बताओ। कह रहा कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए कौन सही है। याद करो रेले एक्सपेरिमेंट। रेले साहब का क्या मानना था कि जो आई होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के पावर 4 के, यानी लेमडा के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी लेमडा के पावर 4 के जो व्यक्त कर्मानुपाती होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखो, करेक्ट, कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है, बताओ। कांच के समानांतर सतह की पट्टी का, तुम याद करोगे, अगर कोई ग्लास है और बिल्कुल एक स्लैब है, स्ट्रेट स्लैब है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी बाबू, याद रखोगे इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। किसी भी ग्लास के स्लैब की फोकल यानी स्ट्रेट स्लैब की फोकल लेंथ कितनी होती है बच्चों, इन्फिनिटी होती है। तो याद रखोगे इसकी फोकल लेंथ अनंत हो जाएगी। और इस तरह से जो है हम लोग यानी सेकेंड मॉडल सेट के जो है सारे ऑब्जेक्टिव्स को देख चुके हैं और फिर मिलेंगे थर्ड मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।